Hello everyone. Today we will discuss our next topic, oligopoly and king demand curve. देखो, ओलिगोपोली मार्केट की वह सिचुएशन होती है जिसमें किसी भी गुड के फ्यू सेलर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। और ओलिगोपोलिस्ट जो भी प्रोडक्शन करते हैं उनके प्रोडक्ट होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड हो सकते हैं, यानी कि दैट कैन बी होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड। यहाँ पर हम बहुत सारे ओलिगोपोली के एग्जांपल ले सकते हैं जो इंडिया में भी अवेलेबल हैं। जैसे एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं एयर इंडिया आ जाता है, इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज, सहारा। तो ये सभी एग्जांपल किसके हैं? ओलिगोपोली मार्केट के। ओलिगोपोलिस्ट में अगर बात करें तो इनमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो फर्म्स होती है उनमें इतनी अधिक निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है कि प्रत्येक ओलिगोपोलिस्ट अपनी प्राइस एंड आउटपुट की क्वांटिटी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी वो बनाएंगे और जो बनाते हैं उसमें ध्यान रखते हैं कि उन पॉलिसी का उनके राइवल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो फर्म्स हैं, जो ओलिगोपोलिस्ट हैं, वो जानते हैं कि वो जो भी प्राइस डिसाइड करेंगे या जो भी प्रोडक्शन की क्वांटिटी, उत्पादन की मात्रा को डिसाइड करेंगी, वो उनके राइवल्स की सेल्स और प्रॉफिट को इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर हम प्रोफेसर डूले की एक सिंपल सी डेफिनेशन ले सकते हैं। एन ओलिगोपोली इज अ मार्केट ऑफ ओनली अ फ्यू सेलर्स offering either homogeneous or differentiated products. There are so few sellers that they recognize their mutual dependence. मीन्स अल्पाधिकार केवल कुछ विक्रेताओं का बाजार है जो समरूप या विभेदीकृत वस्तु की बिक्री करते हैं। इसके अंतर्गत इतने कम विक्रेता होते हैं कि वे पारस्परिक निर्भरता को पहचानते हैं। तो ये प्रोफेसर डूली की डेफिनेशन है। इसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं ओलिगोपोली की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर या assumptions हम कह सकते हैं, फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स। अभी हमने पीछे बात की थी कि इन ओलिगोपोली देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अल्पाधिकार में फर्म जो भी प्रोडक्ट को सेल करती है वो होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अगर इंडस्ट्री फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही हैं तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली। और अगर जो फर्में हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, तो इसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारी इंटरडिपेंडेंस। ओलिगोपोली की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि फर्मों की परस्पर निर्भरता पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है। और इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि फर्में जो भी डिसीजन लेती हैं, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्शन की क्वांटिटी से डिसीजन रिलेटेड हो, वो डिसीजन जो है उनके राइवल्स को इफेक्ट करती हैं। हमने जैसे एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता की बात की थी, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। इसमें फर्में स्वतंत्र निर्णय लेती हैं, वो इस बात का ध्यान नहीं रखती कि उनके जो डिसीजन हैं, जो उनके निर्णय हैं, उनका प्रभाव दूसरे फर्मों पर क्या पड़ेगा। लेकिन अगर हम ओलिगोपोली की बात करें तो ओलिगोपोली में जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, आपस में ये कंपटीशन करते रहते हैं, तो वो स्वतंत्र निर्णय जो है नहीं ले पाते रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट। इसके बाद नेक्स्ट आता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अल्पाधिकार में एक और विशेषता यह है कि जो फर्में होते हैं उनके आकार में समरूपता का अभाव पाया जाता है। मीन्स कुछ फर्में बहुत बड़ी हो सकती हैं और कुछ फर्में बहुत छोटी भी हो सकती हैं। हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे भारत में छोटी कार जो है, कारों के उत्पादन में मारुति उद्योग का 86% है, जबकि जो अदर फर्म्स हैं जैसे सिलो है, टाटा है, इनका भाग बहुत ही कम है। फिर नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट। ओलिगोपोली की अगर हम बात करें तो इसमें फर्मों को
एडवर्टीजमेंट पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर बात की कि जितने भी ओलिगोपोलिस्ट होते हैं, जो फर्में होते हैं, उनका आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। और अगर ओलिगोपोलिस्ट अपनी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना चाहता है तो उसके पास एकमात्र उपाय उसका विज्ञापन करना है, उसका एडवर्टाइजमेंट करना है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आती है हमारी एलिमेंट ऑफ मोनोपोली। विभेदीकृत एकाधिकार या अशुद्ध एकाधिकार में फर्मों की कुछ एकाधिकारी शक्ति होती है। उत्पादन के विभेदीकृत होने की स्थिति में जो ग्राहक है वो किसी विशेष ब्रांड को पसंद करने लगते हैं तथा उसे ही खरीदने में उनकी अधिक रुचि होती है। तो प्रत्येक फर्म का अपनी ब्रांड में जो एकाधिकार होते हैं, यानी कि ओलिगोपोलिस्ट की जितनी भी फर्म्स हैं और वो जो भी गुड का प्रोडक्शन कर रही है, उनके ब्रांड में उनकी मोनोपोली होती है। कोई दूसरी फर्म अपने उत्पादन को उस दूसरी फर्म के ब्रांड का नाम नहीं दे सकती। तो यहाँ पर एलिमेंट ऑफ मोनोपोली भी देखने को मिलता है। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिड। अल्पाधिकार में एक और अन्य विशेषता है कि कीमत दृढ़ता, यानी कि आपस में अगर हम बात करें कि अगर एक फर्म अपनी कीमत को कम कर देती है तो बाकी फर्में भी कीमत को कम कर देती हैं। और अगर कोई एक फर्म कीमत को बढ़ाती है तो कोई दूसरी जो फर्में होती हैं वो अपनी प्राइस को इंक्रीज नहीं करेंगी, कीमत में वृद्धि नहीं करती, क्योंकि अगर वो अपने गुड की प्राइस को बढ़ा देती है तो जो उस फर्म के जो कस्टमर्स होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो दूसरी फर्म्स के पास चले जाते हैं और इस तरीके से उस फर्म को जो है हानि उठानी पड़ सकती है। इट मीन्स एक बार जो प्राइस डिसाइड हो जाती है उसमें दृढ़ता देखने को मिलती है। इसके बाद कीन कंपटीशन, हमने बात की थी कि ओलिगोपोलिस्ट में जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है और प्रत्येक फर्म दूसरे प्रतियोगी के जो कार्य हैं उन पर नज़र रखती है और उसके जवाब देने में, कार्रवाई करने के लिए हमेशा ही तैयार रहती है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आती है हमारी अनसर्टेनिटी। अल्पाधिकार में फर्मों के बीच में इतनी ज़्यादा परस्पर निर्भरता पाई जाती है कि उनका जो भी बिहेवियर होता है उसके संबंध में प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता कि वो क्या करने जा रही हैं, क्या कौन सा स्टेप जो है लेने जा रही हैं। तो ये भी इसकी एक फीचर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। ओलिगोपोलिस्ट में एक फर्म का उद्देश्य केवल प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना नहीं होता है, इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे सेल को मैक्सिमाइजेशन करना हो सकता है, रिस्क को मिनिमम करना हो सकता है, जो प्रोडक्शन है उसको लार्ज स्केल पे करना हो सकता है। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ओलिगोपोलिस्ट में फर्म का जो उद्देश्य है वो सिर्फ अपने लाभों को ही अधिकतम करना नहीं होता, उसके और अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं जिसे वो प्राप्त करना चाहती है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आती है हमारी सम बैरियर्स टू एंट्री। ओलिगोपोलिस्ट में इंडस्ट्री में प्रवेश करने के संबंध में कई बैरियर्स हो सकते हैं और ये कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं? ये सेविंग से रिलेटेड हो सकते हैं, कॉस्ट या प्रॉफिट या पेटेंट, इससे रिलेटेड जो बैरियर्स हो सकते हैं जो नई फर्मों को उद्योग में एंटर करने से रोकते हैं। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एमर्जेंस ऑफ ओलिगोपोली। फर्स्ट इज इनोवेशन, नवप्रवर्तन अर्थात आविष्कार को लागू करने के कारण उद्योग में फर्मों का प्रवेश सीमित हो जाता है। इसके फलस्वरूप अल्पाधिकार का जन्म होता है। उन उद्योगों में प्राय अल्पाधिकार पाए जाते हैं जिन्हें किसी बड़े आविष्कार या नवप्रवर्तन के कारण शुरू किया जाता है। नवप्रवर्तन लागू करने वाली फर्में उद्योग में अपनी प्रधानता को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं और इनका इतना अधिक नाम या प्रसिद्धि हो जाती है कि नई फर्मों के लिए उनसे प्रतियोगिता करना बहुत ही खर्चीला और कठिन सिद्ध होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कुछ उद्योगों में लागत तब तक कम नहीं की जा सकती जब तक फर्म कुल मांग के काफी ऊंचे प्रतिशत का उत्पादन नहीं करती। इसके फलस्वरूप फर्मों की संख्या कम ही रहती है। इसके अंतर्गत
बिक्री प्रोत्साहन तथा उत्पादन लागत में पैमाने की बचतें हो सकती हैं, ये अल्पाधिकार को जन्म देती हैं। तो ये भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी एक रीज़न है एमर्जेंस ऑफ ओलिगोपोली का। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज। अल्पाधिकार के उत्पन्न होने का एक यह भी कारण है कि केवल कुछ फर्मों का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के थोड़े से ही सदस्य देशों का पेट्रोल की सप्लाई पर कंट्रोल होता है और ये कुछ देश एक आवश्यक साधन को नियंत्रित करते हैं। तो कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज भी इज द रीजन फॉर एमर्जेंस ऑफ ओलिगोपोली। इसके बाद नेक्स्ट आता है लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड पेटेंट्स। अल्पाधिकार की स्थिति पैदा होने का एक अन्य कारण कानूनी प्रतिबंध, लीगल रिस्ट्रिक्शंस या पेटेंट्स हो सकती हैं। तो ये भी एक इसका एमरजेंस का एक कारण है ओलिगोपोली का। सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन, कुछ फर्में विभेदीकृत वस्तुओं के अपने ब्रांड्स को बहुत अधिक प्रसिद्धि करने में सफल हो जाती हैं, जिसके कारण जो अदर फॉर्म्स होती हैं वो इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पाते, उनके लिए एंटर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लार्ज फिक्स्ड कॉस्ट, अल्पाधिकार का एक कारण यह भी है कि उद्योग में एक नया उपक्रम शुरू करने की स्थिर लागत बहुत ऊंची होती है। मीन्स अगर हम कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं या नई प्लांट लगाना चाहते हैं तो हमें लार्ज स्केल पर फिक्स्ड कॉस्ट को बेयर करना पड़ता है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट या जो लागत है ये भी नई फर्मों को इंडस्ट्री में एंटर करने से रोकती है। इसके बाद मर्जर्स भी एक रीज़न हो सकता है एमरजेंस ऑफ ओलिगोपोली का, जिसमें कुछ स्वतंत्र फर्में आपस में मिलकर अल्पाधिकार को उत्पन्न कर सकती हैं और इनके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे ये बाजार का अधिक भाग जो है वो प्राप्त करना चाहती हैं या लार्ज स्केल पर सेविंग चाहती हैं या इकोनॉमीज ऑफ वाइडर स्कोप, कोई भी इनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण ओलिगोपोली का जन्म होता है। नेक्स्ट हम मॉडल करेंगे स्विजी किंग की डिमांड कर्व। द किंग डिमांड कर्व थ्योरी इज एन इकोनॉमिक थ्योरी regarding oligopoly and monopolistic competition. King demand curve was an initial attempt to explain sticky prices. जो किंग डिमांड कर्व है वो प्रोफेसर पॉल स्विजी ने दिया था और उन्होंने कीमत दृढ़ता की व्याख्या करने के लिए किंग डिमांड कर्व का जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या 1939 में की थी। इस मॉडल की बेसिक अजम्पशन क्या है? द बेसिक अजम्पशन अंडरलाइंग द किंग डिमांड कर्व इज दैट राइवल्स विल नॉट फॉलो एन attempt increase in price by one of the firm but will follow a decrease. The result is that for each firm the portion of the demand curve above the current price is elastic and the portion below the curve is inelastic. इस मॉडल की मेन अजम्पशन क्या है कि अगर ओलिगोपोलिस्ट में कोई भी एक फर्म अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीज करती है तो दूसरे जो फर्में हैं वो प्राइस में इंक्रीज नहीं करेंगे, मींस उसे फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई एक फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देती है तो बाकी फर्में भी अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम कर देंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो जो उनके कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर है, वो दूसरी फर्म के पास चले जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो अभी हम इसको डायग्राम से भी करेंगे कि किंग डिमांड कर्व को कैसे ड्रॉ किया जाता है। किंग डिमांड कर्व का जो करंट प्राइसेस पर जो अबव वाला पोर्शन होता है वो इलास्टिक होता है और जो बिलो वाला जो पोर्शन होगा करंट प्राइसेस के वो इन इलास्टिक होगा। तो इसे हम अभी डायग्राम से भी देखेंगे। नेक्स्ट हम किंग डिमांड कर्व को एक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। ओ एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट लेंगे एंड ओ वाई एक्सिस पर रेवेन्यू एंड
कॉस्ट। हमारा जो किंग डिमांड कर्व है उसमें जो डिमांड बढ़ेगा वो प्रिवेलिंग प्राइस पर इस तरीके से किंग होगा डी डी डैश। एक फर्में जो है वो ओपी प्राइस पर ओक्यू जो है वो आउटपुट करेंगे। किंग डिमांड कर्व में ये जो नीचे वाला सी डी डैश होता है वो इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक मीन्स कि अगर कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करती है तो बाकी फर्में भी उसे फॉलो करेंगी और अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देंगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनके जो कस्टमर्स हैं वो दूसरी फर्मों के पास चले जाएंगे और उनके प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देंगे। अबव जो पोर्शन होता है सी डी वाला, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, ये इलास्टिक होगा। इलास्टिक मीन्स अगर कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाती है तो बाकी फर्में अपने प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं बढ़ाएंगी, मीन्स उसे फॉलो नहीं करेंगी। इसीलिए जो हमारा ये जो किंग है सी पॉइंट पर, तो प्रिवेलिंग प्राइस पर हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो किंग होता है और इस प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए इसे हम कीमत दृढ़ता का सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम एक और डायग्राम से प्राइस रिजिड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर आउटपुट लेंगे, आउटपुट, एंड ओ वाई एक्सिस पर रिवेन्यू एंड कॉस्ट। अभी हमने पीछे किया कि प्रिवेलिंग प्राइस पर जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो इस तरीके से किंग्ड होगा। तो इसमें जो एमआर कर्व ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से टूटा हुआ होगा, और टूटा हुआ होने का कारण क्या है कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो प्रिवेलिंग प्राइस पर किंग्ड होता है। तो ये हमारा क्या है, एमआर कर्व। एमसी कर्व जब तक इस डिसकंटिन्यूस एमआर के इस डिसकंटिन्यूस पोर्शन से क्रॉस करेगा तब तक हमारा आउटपुट और प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि देखो एमसी कर्व जो एमआर को इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो इस पॉइंट पर ये आउटपुट एंड देन ये प्राइस, सेम प्राइस। अगर हमारी एमसी इंक्रीज हो जाती है, एमसी इंक्रीज होकर एमसी 1 हो जाती है, तब भी देखो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एमसी कर्व जो है हमारा इसी डिसकंटिन्यूस पोर्शन से क्रॉस कर रहा है, सेम आउटपुट एंड सेम प्राइस। अगर हम एमसी और इंक्रीज हो जाए और अब यहाँ से हम देखें, अगर चेक करें, अगर हमारा एमसी कर्व इस डिसकंटिन्यूस पोर्शन से क्रॉस नहीं कर रहा है, यहाँ पर अब देखो कट कर रहा है, एमआर को एमसी कर्व यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ देखो क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारा आउटपुट जो है वो कम हो जाता है और जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है, OP1। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब तक एमसी कर्व एमआर के डिसकंटिन्यूस पोर्शन से क्रॉस करेगा तब तक आउटपुट और प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। तो इस डायग्राम से भी हम प्राइस रिजिड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्रिटिसिज्म्स देखेंगे। फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज डज नॉट एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेशन। जो किंग डिमांड कर्व है वो इसलिए भी उसकी क्रिटिसिज्म की जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये जो मॉडल है वो प्राइस डिटर्मिनेशन को, कीमत निर्धारण की व्याख्या नहीं करता। इस मॉडल से हमें सिर्फ इतना ही मालूम होता है कि जब ओलिगोपोलिस फर्मों को संतोषजनक लाभ मिल रहे हो तो वो करंट प्राइसेस में चेंज क्यों नहीं करते, तो इसलिए इसे क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज इट इज़ बेस्ड ऑन रॉन्ग अजम्पशन, कि जैसे हम मान के चल रहे थे कि अगर ओलिगोपोलिस फर्म में कोई भी एक फर्म अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देंगे तो बाकी जो फर्में हैं वो भी कीमत में कमी कर देते हैं। बट एम्पिरिकली अगर हम इसे देखें तो ये रॉन्ग है कि 1970-80 में जब इन्फ्लेशन की स्टेज थी तो जब ओलिगोपोलिस फर्मों ने प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि जो है वो कर दी थी। नेक्स्ट इज इट इग्नोर्स द नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन को भी इग्नोर करता है, इसीलिए इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया। फिर नेक्स्ट इज
ignores the competitive reaction. The kinky demand curve does not show how the oligopolist firm's view of competitive reaction pattern can affect the changeability of whatever price it happens to be changing. तो ये भी इसकी एक criticism है. तो these are the some criticism of the model.